खबर आपको दे देते हैं, वो ये है कि आज़ाद कश्मीर के कुदरती वसाइल के ज़खायर एक मरतबा फिर से तवज्जो का मरकज़ बन गए हैं। अब इसकी डिटेल्स क्या है? सरकारी दस्तावेजात ये बताती हैं कि ज़िला नीलम में तकरीबन 40 मिलियन ग्राम कीमती पत्थर रूबी के ज़खायर मौजूद हैं। नीलम के इलाके चट्ठा कट्ठा में फिजिबिलिटी स्टडी करवाई गई है, जिसके बाद 46,000 ग्राम से ज़ायद रूबी नीलाम किया गया, जबकि 17,500 ग्राम बैंक लॉकर्स में महफूज है। अच्छा, अब हुकाम का ये भी बताना है कि बर्फबारी के बाद साल में सिर्फ 4 माह ही जो एक्सप्लोरेशन है वो हो पाती है। आज़ाद कश्मीर के दीगर अजला में जो दीगर पत्थर है, जिनमें ग्रेनाइट है, लाइमस्टोन है और जिप्सम, मार्बल और कोयला समेत दीगर जो मादी ज़खायर है वो भी मौजूद हैं। महकमे मादनियात को रवां साल के लिए 130 मिलियन रुपए आमदनी का हदफ दिया गया है, जो पिछले 15 साल के लिए किसी भी बरस के मुकाबले में ज़्यादा है। तो क्या ये हदफ जो है वो पूरा कर पाए या नहीं, ये भी सवाल। वैसे आपको पत्थर पसंद है? मुझे पत्थर पहनना, हाँ, पत्थर मारने वाले पत्थर नहीं पसंद, पत्थर पहनना पसंद है। इस पर बात कर लेते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या ये पाकिस्तान की, अगर हम विफाक की बात करें, उसके अंडर आता है या फिर सिर्फ आज़ाद कश्मीर का प्रोरोगेटिव है। ये हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के साबिक MD हैं मोइन रज़ा खान साहब। उनसे बात करते हैं, उनको वेलकम करते हैं। रज़ा साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ज़िला नीलम में ये रूबी की 40 मिलियन ग्राम ज़खायर की मौजूदगी, आप कैसे देख रहे हैं इसको? पाकिस्तान के लिए क्या मानी है इसके? रूबी जिसे याकूत बोलते हैं जी, ये 40 मिलियन टन की जो है ना वो रोस्ट रॉक या ओर में मौजूद है। इसकी अगर हम 10% इसको देखते हैं तो तकरीबन 4 मिलियन टन का बनता है। इसकी वैल्यू अगर हम निकाले जाए इन सिचू वैल्यू, यानी कि इसका मतलब है कि इसमें कॉस्ट कोई भी शामिल नहीं है, तो इन सिचू वैल्यू इसकी तकरीबन $1 बिलियन के करीब बनती है। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा लें कि ये 300 अरब रुपए के बराबर बनती है। तो लेकिन अभी तक जो इन्होंने बेचा है 40 किलोग्राम या 46 किलोग्राम, ये जो भी कुछ है, या पिछले 5 साल में जो इन्होंने जो कुछ अब तक बेचा है वो तो 25 करोड़ रुपए का बेचा 15 साल के अंदर। उसके बाद अभी ये बात कर रहे हैं पिछले फिस्कल ईयर की, उससे पिछले वाले फिस्कल ईयर की, तो तकरीबन 68 मिलियन रुपीज, यानी कि तकरीबन 7 करोड़ रुपए। इसी तरीके से अगले साल भी 7 करोड़ रुपए। उसकी रीजन क्या है मोइन साहब? आपको क्या लगता है उसकी रीजन क्या है? कुछ भी अमाउंट नहीं है, लेकिन इसकी रीजन क्या है? इतना कम मिकदार में क्यों बेचा गया है? उसकी रीजन यही है ना कि तरीके से जो प्रॉपर तरीके से माइनिंग होती है उस तरह नहीं हो रही है। लोकलाइज तरीके से जो है वो लोग जो है खोद के निकालते हैं। और दूसरी बड़ी एक अहम वजह जो है चैलेंजेस, जैसे आपने खुद अभी फरमाया, एक साल में 4 महीने जो है वो यहाँ पे काम हो सकता है। 4 महीने काम हो सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है डेफिनेटली 4 से 7 8 महीने की। तो हमारे पास अहलियत नहीं है या फिर हमारा फोकस नहीं था इस तरफ मोइन साहब? क्या हमारे पास फोकस नहीं था ना? देखे यहाँ पर इनका एक मिनरल डिपार्टमेंट या जेमस्टोन डिपार्टमेंट एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन हमें प्रॉपर उसकी जरूरत है कि यहाँ पे जैसे कि कोई मुजफ्फराबाद जेमस्टोन कटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए, कोई प्रॉपर जेमस्टोन की एक फोकस करते हुए। और दूसरी बात ये कि मैं जैसे कहता हूँ ना, सनती तरीके से निकालने की जरूरत है। ये जो इंडिविजुअल्स निकाल रहे हैं, ये छोटी छोटी कंपनी जो गवर्नमेंट ने फॉर्म की है, जैसे जेमस्टोन कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान है, पता नहीं उसका यहाँ पे क्या रोल है, लेकिन पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है जेमस्टोन कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन वो भी जो जेमस्टोन निकालते हैं वो बहुत ही छोटे स्केल के ऊपर, और छोटे स्केल से कुछ भी नहीं होगा। आपने स्केल की बात की, तो इंटरनेशनल मार्केट में मोइन साहब कितनी डिमांड है ये जो कीमती पत्थर पाकिस्तान में है, और नेशनली भी आप बता दें डिमांड कितनी है? देखिए, जेमस्टोन की डिमांड ये एक्सपोर्ट ही किए जाते हैं ज्यादातर। जेमस्टोन की डिमांड तो दुनिया में कभी भी कम नहीं होगी। आप देखें ना, थाईलैंड जो है उसको बहुत बड़ा जेमस्टोन का एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। आप आके देखें वहाँ पे, मतलब दे है उनका पूरा एक साइकिल है माइन से लेके एक्सपोर्ट तक का। इट्स अ वेरी हैवी साइकिल। तो उनके पास रूबी भी है, अच्छी क्वालिटी का रूबी भी है। पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं, सिर्फ रूबी या याकूत की बात नहीं हो रही है, ये इसी की एक केमिकल कंपोजिशन का बिल्कुल एग्जैक्टली इसी फैमिली का एक पत्थर होता है, इसको नीलम बोलते हैं, सफायर। ठीक है, राइट। वो इंडिया में, क्योंकि हम जो है ना, हम वेस्टर्न पार्ट में है हिमालयास के, ईस्टर्न वो इंडिया जो है ईस्टर्न पार्ट में है, वहां पे सफायर निकलता है। अच्छा मोइन साहब, ये बताइएगा कि ये अब आज़ाद कश्मीर से जो अब पता चला है, या पता पहले भी था, मजीद दोबारा से इनके ऊपर बात की जा रही है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा, क्या विफाक के दायरा कार में भी आता है ये, या फिर आज़ाद कश्मीर जो है या वहाँ की हुकूमत ही इसकी बेनिफिशरी होगी? हाँ, ये आज़ाद कश्मीर बेनिफिशरी भी होगा और रेगुलेटरी कंट्रोल भी उन्हीं के पास है।
तो मिनरल या जेमस्टोन जो भी होगा, कि जेमस्टोन भी मिनरल की एक वैरायटी है और ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट होता है, इसमें वफाक का कोई काम नहीं होता। अच्छा, पहली इसकी पॉलिसी, ये रूल जो है वैसे लास्ट में रखा है 2007 में आए थे, उसको भी रिवाइज करने की जरूरत है। लेकिन इसको मैं फिर वही कहता हूँ, हमेशा मैं कहता हूँ आप दूसरी मिनरल्स के बारे में कि इंडस्ट्रियलाइज स्केल पे पाकिस्तान में काम नहीं होता। सिर्फ 3-4 ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जैसे रैकोटेक भी है और सेंडक है, इसके अलावा 3-4 के अलावा तरीके से होता नहीं है। मैं बताऊं ना आपको, मैंने अभी मिसाल दी थी कि थाईलैंड में बड़े सनती तरीके से इस पे काम होता है और बहुत बड़ी क्वांटिटी उनकी एक्सपोर्ट होती है जेमस्टोन्स की। वहाँ भी रूबी है, सफायर भी है, टोपाज भी है, ये सारी चीजें यहाँ पे भी मौजूद है। बाय द वे, ये सारी चीजें यहाँ पे भी मौजूद है। और इन चीजों के अलावा रूबी, सफायर, टूरमलीन, बेरिल, एक्वामरीन, ये जो है ना, ये है जेमस्टोन। इसके अलावा जेमस्टोन के अलावा दूसरी मिनरल्स भी है, जैसे आपने जिक्र किया था, मार्बल भी है यहाँ पर, बेंटोनाइट है यहाँ पे, ग्रेफाइट है यहाँ पर, और कोल का भी जिक्र किया था, लेड जिंक भी है यहाँ पे, जिप्सम भी है। ये सारी की सारी जो है ये चीजें बहुत आसानी के साथ एक्सप्लॉइट की जा सकती है, बहुत आसानी के साथ निकाली जा सकती हैं। और लेकिन वो जो बात थी कि 4 महीने काम हो सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा, इसमें हुकूमत के अलावा प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, उनको भी इसकी एक्सप्लोरेशन के लिए मौका देना चाहिए। प्राइवेट के बगैर तो काम हो ही नहीं सकता किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि वो काम करते हैं एक इकोनॉमिक मॉडल के तहत, और इकोनॉमिक मॉडल जो होता है प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड होता है। और इस तरह फिर आप ज्यादा भी करते हैं काम, बड़े बड़े पैमाने पे भी करते हैं, और खर्चा भी उस पर कम करने की कोशिश करते हैं। तो वो जो मॉडल होता है ना इसके, उसमें फिर काम बेहतर होता है, बड़े पैमाने पर होता है। आपको टैक्स वगैरह जो गवर्नमेंट को देने होते हैं वो दिए जाते हैं, रॉयल्टी होती है, टैक्स होते हैं, बहुत सारी चीज होती है, गवर्नमेंट का बहरहाल फायदा होगा। कम से कम ये 5-6 करोड़ रुपए साल तो ये कुछ भी नहीं है ना, दे आर लाइक पीनट्स, दे आर नथिंग। So we need to do these things at a big scale, because यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। जैसे इन्होंने बताया ना, 40 टन का जो है, 40 टन भी वैसे बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन 40 टन का भी अगर ये बता रहे हैं कि इंस्टीट्यूट ज़खायर हैं सिर्फ रूबी के, तो वो भी तकरीबन $2 बिलियन की। लेकिन मुझे सब लगता है ऐसे थे कि फोकस गवर्नमेंट का इस तरफ आ रहा है। आपको याद होगा माइंस एंड मिनरल कॉन्फ्रेंस भी करवाई गई थी SIFC की तरफ से इस सिलसिले में। अच्छा, थोड़ा सा जरा हम माजी के अंदर देखें, रैकोटेक वाला मामला, उसके अंदर हमने इंटरनेशनली बिडिंग करवाई थी, उसके बाद कंपनीज आई थी बाहर से और उन्होंने आके यहाँ पर कोशिश की थी या कोशिश कर रही हैं कि यहाँ से गोल्ड को निकाला जा सके। आपको लगता है कि यहाँ से माइंस करने के लिए या एक्सप्लोरेशन के लिए हमारे पास कॉम्पिटेंस मौजूद है, हमें किसी और कंपनी या बाहर की किसी कंपनी की जरूरत नहीं पड़ेगी? देखिए, पाकिस्तान में कॉम्पिटेंस मौजूद है, टेक्नोलॉजी जो है उसकी जरूरत होती है। बाहर की कंपनी डेफिनेटली दे ब्रिंग टेक्नोलॉजी, दे ब्रिंग रिसोर्सेज, और उसका तरीका भी ये होता है कि जब हम लोकल यहाँ पर जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनको जब इनवाइट करती हैं, जब वो आते हैं बिडिंग के थ्रू व्हाटएवर, तो फिर वो यहाँ पे लोकल्स को भी ट्रेन करते हैं। वो भी एक उनका पार्ट ऑफ एग्रीमेंट होता है। लोकल को ट्रेन करते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है, एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये जब हम ये करेंगे, जो कि अभी बिल्कुल भी नहीं हुआ है, कम से कम ऐसी आजाद कश्मीर में तो नहीं हुआ, अभी रैकोटेक का एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा, टेक्नोलॉजी की आपने बात की, तरीके से होता है। राइट मोइन साहब, टेक्नोलॉजी की बात की, कहाँ पर हम लैक करें, किस चीज में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? ये देखें, टेक्नोलॉजी, इसको माइन करने की टेक्नोलॉजी, इसको निकालने की टेक्नोलॉजी, इसको कट करने की टेक्नोलॉजी, जैसे कहते हैं ना, जो रॉ कट होता है, फिर फाइन कट होता है इसका, जेमस्टोन में तो कट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी टेक्नोलॉजी। और लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो तो उसके अंदर से माइन करने की टेक्नोलॉजी की। को माइन किस तरह किया जाता है? अभी तो खोद के किया जाता है, सॉ होती हैं और जैक हैमर्स होते हैं। उसकी वजह हमें प्रॉपर तरीके से, यानी कि जैसे होता है ना कि नीचे से अंडरग्राउंड सबसर्फेस माइनिंग होती है, रूम एंड प्लर मेथड होता है, ऑल दोस थिंग्स। तो वो टेक्नोलॉजी तो पाकिस्तान में नहीं है। उस टेक्नोलॉजी के लिए तो पाकिस्तान में लाना, जब बड़े स्केल पे हमें करना पड़ेगा तो हमें प्राइवेट कंपनीज को बाहर से, इंटरनेशनल, हमें उनको इनवाइट करना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं हो सकता। उनको करेंगे तो हमारी लोकल इंडस्ट्री भी डेवलप होगी उसके साथ साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोइन रजा खान साहब हमारे साथ मौजूद है और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने सारे मामले को एक्सप्लेन किया और टेक्नोलॉजी में बात किया। डेफिनेटली जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं, देखने वाले लोग हैं, जो इस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हैं, उनको भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।